गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या देखेंगे कि भारत को मृदा प्रदेश यानी भारत की जो मृदा है, भारत में मिट्टी की बात हो रही है, सॉइल की बात हो रही है, तो वह प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी भारत को मृदा प्रदेश में वर्गीकृत कर उनके वितरण और विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यानी मृदा प्रदेश का वितरण यानी कि जो पूरा भारत का मैप है उसमें देखेंगे कि लाल मिट्टी कहाँ है, काली मिट्टी कहाँ है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ है, पहाड़ी जो जितने तरह की मिट्टी होती है उसके बारे में उसका वितरण कहाँ कहाँ है, और विशेषता यानी उसकी बनावट या विशेषता मतलब कि उसमें क्या क्या चीज़, कौन से तत्व हैं, कौन से तत्व नहीं है, उसका बनावट कैसा है, ये सामान्य तौर पर अगर समझे तो यही है। तो इसी के बारे में जानेंगे। और मृदा यानी सॉइल के बारे में है, यह एग्जामिनरों का फेवरेट टॉपिक होता है। और बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होगा उसमें भी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसी के तो हम टॉपिक वाइज रोज कुछ क्वेश्चन आते हैं और उसका आंसर देखते हैं। तो उसी कड़ी का ये ज्योग्राफी टॉपिक का है, आज का ये ज्योग्राफी यूनिट का एक नया टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। तो मृदा के बारे में सबसे पहले यह देखिए कि महाद्वीपीय भूपटल की ऊपरी की उस यानी जो मृदा का हम लोग इसी तरह क्लासिफिकेशन होता है, यह 3 परत रहता है। सबसे ऊपरी टॉप सॉइल, फिर इसको ए कहा जाता है, इसको बी कहा जाता है, इसको सी कहा जाता है। यह उसका जो प्राइमरी रॉक होता है वह होता है। इसमें कुछ मोटे मोटे कण होते हैं, लेकिन इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है और यह कम उपजाऊ होती है। लेकिन जो ऊपर का टॉप सॉइल होता है यही उपजाऊ है, यह महीन कण है और इसी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और यह उपजाऊ होता है। तो आगे देखिए, महाद्वीपीय भूपटल की उस ऊपरी परत को मृदा कहते हैं जिसमें चट्टानें ऋतु क्षरित या विखंडित रूप से उपस्थित रहती हैं। इसके अतिरिक्त मृदा की संरचना में ह्यूमस, सूक्ष्म जीव, जैविक पदार्थ, जल, वायु भी मिश्रित होती है। याद कीजिए, इन सभी को की सामूहिक अभिव्यक्ति ये क्या है, तो मृदा है। मृदा मतलब कोई एक वन आइटम नहीं है, मृदा में इतने सारे चीज तत्व होते हैं। कौन कौन, तो जो चट्टान आर्थ उसकी प्राइमरी रॉक था उसका चूर्ण होना चाहिए, फिर ह्यूमस यानी जो पेड़ पौधे पत्ते जो सड़े गले पदार्थ है वो होगा, सूक्ष्म जीव होगा, उसमें जैविक पदार्थ भी उसमें उपस्थित होंगे, उसमें जल की मात्रा होगी, उसमें वायु भी उसमें होगा। तब मृदा यानी सॉइल क्या है, तो यह मिश्रित है यानी यह मिश्रण है। इन सभी की सामूहिक अभिव्यक्ति क्या है, तो मृदा है। क्लियर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा को संरचनात्मक विशेषताओं, रंग और कारिक दक्षता यानी उसकी गुणवत्ता को आधार मानकर इसको 8 वर्गों में विभाजित किया है। कौन, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। कौन कौन, तो पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा लाल मृदा, तीसरा काली मृदा, चौथा लेटराइट, पांचवा वनीय मृदा, छठा लवणीय, सातवां पीट मृदा, आठवां क्या है, तो मरुस्थलीय मृदा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ नाम ही है जलोढ़ यानी जल के द्वारा लाया गया मृदा। ये देखिए, जलोढ़ मृदा का भौगोलिक विस्तार सबसे अधिक भारत में है, लगभग 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और इसके अंतर्गत 24% भौगोलिक क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सर्वाधिक बड़ा है और उत्तर प्रदेश में इस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है। मुख्य रूप से कहा जाए तो यह सिंधु नदी से लेकर पश्चिम में, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी तक और बीच में गंगा नदी की और उसकी सहायक नदियों में कौन मिलता है, तो यह जलोढ़ का मुख्य रूप से क्षेत्र है। साथ में तटीय मैदान यानी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के आदि क्षेत्रों में भी जलोढ़ मृदा मिलते हैं। तो यहाँ देखिए, भारतीय जलोढ़ मृदा का भौगोलिक फैलाव मुख्यतः 4 प्रकार के क्षेत्रों में। कौन कौन, पहला भारत का मध्यवर्ती मैदान। कौन कौन, तो यह गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु अपवाह तंत्र की नदियों द्वारा लंबी अवधि तक निक्षेप यानी डिपोजिट किए जाने के कारण विश्व का अति समतल मैदान है, एकदम बराबर है, लगभग कहेगी अति समतल है। जलोढ़ के विशेषताओं के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो यहाँ देख लीजिए, खादर, बांगर और भावर। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं ये नदी है, मान लीजिए, और यहाँ देखिए यह हिमालय है। ठीक है, हिमालय तो 3 पढ़ चुके हैं हम लोग, एक महान हिमालय, उसका मध्य हिमालय और शिवालिक। उसके बाद में एक आता है क्षेत्र, उसका नाम क्या होता है, तो वह होता है भाभर। याद कीजिए, भाभर क्षेत्र मतलब उसमें क्या है कि बहुत बड़े बड़े चट्टान ऊपर से टूट कर नीचे गिरते हैं, जहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती है, वह भाभर कहलाता है।
क्लियर, भाभर। उसके बाद में एक मार्सी लैंड आता है, उसको कहा जाता है तराई, जहाँ पर नदियाँ पुनः बाहर आती हैं और वो वहाँ पर नदियाँ का पानी धरातल के ऊपर आता है और जिस कारण यह क्षेत्र दलदली हो जाता है, यहाँ पर पानी जमा रहती है। ठीक, तराई, तराई के बाद आता है क्षेत्र। अब मान लेते हैं यहाँ नदी है, तो नदी है, नदी में जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का क्षेत्र यानी पानी फैलता है, यह क्षेत्र, यह उपजाऊ मिट्टी है सबसे, इसका नाम होता है, इसको कहा जाता है खादर। क्लियर, खादर। और जो खादर के बाद वाले जो इलाका है जहाँ पर पहले नदी का पानी जाया करता था लेकिन आज नहीं जाती है, तो उसको उसको कहा जाता है बांगर। यह बांगर क्षेत्र है और बांगर की मिट्टी उतना उपजाऊ न होती है। और बांगर के बाद कौन क्षेत्र आएगा, तराई, और तराई के बाद में यह भाभर का क्षेत्र आता है। क्लियर, देखिए यहाँ पर खादर मैदान, यह नमी जलोढ़ है, प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से इसका निर्माण होता है। यह मैदान मुख्यतः यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में फैला हुआ है। कौन, खादर, यानी नदी का पेट कहिए इसको। दूसरा बांगर, यह पुराना जलोढ़ है, उसमें क्ले के साथ बालू या सिल्ट का मिश्रण है, अतः इसे दोमट मृदा भी कहते हैं। इसका भौगोलिक फैलाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में है, यानी अब यह शुष्क क्षेत्र है। तीसरा है भामर, यानी इस मृदा को तराई मृदा भी कह सकते हो। इसमें बालू चूना नमी का अनुपात तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है। यह मृदा मुख्य रूप से शिवालिक रेंज, जो पढ़े थे हम लोग, शिवालिक है, हिमालय के पर्वत पाद क्षेत्र, यानी हिमालय का जो फुट हिल्स है वहाँ पर मिलेगा। तो हिमालय कहाँ कहाँ है, तो हिमालय आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी बिहार, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर राज्य में ये प्रकार की क्षेत्र भाभर प्रदेश से मिलेंगे। आगे देखिए, जलोढ़ मृदा वितरण का दूसरा प्रमुख क्षेत्र तटीय मैदान है। ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में जो पूर्वी तटीय मैदान है अधिक चौड़ा है, क्योंकि यहाँ पर अधिक नदियाँ बहती हैं। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वैगड़, बहुत सारी नदियाँ हैं और इधर जो नदियाँ हैं छोटी छोटी हैं। नर्मदा और तापी दोनों तो भ्रंश से बहती है, तो यह ज्वार नदी डेल्टा न बनाती है। और जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जैसे महादई गोवा की नदी है, जुआरी गोवा की नदी है, और बहुत सारी नदियाँ हैं जो जैसे भरतपुझा आदि नदी, पेरियार, ये सब दक्षिण भारत की केरल की नदियाँ हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जलोढ़ मृदा वितरण का दूसरा प्रमुख क्षेत्र कौन था, पहला तो हम लोग देख लिए उत्तर का मैदान, और दूसरा को तटीय क्षेत्र जैसे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान पढ़ चुके हैं। पश्चिमी तटीय मैदान जहाँ पतली है, वहीं पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ी है। उसके बहुत सारे कारण हैं। ये पूर्वी तटीय मैदान में अधिक नदियाँ हैं और वो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वहीं पश्चिमी तटीय मैदान में नदियाँ 9 के बराबर है और है भी तो छोटी छोटी नदियाँ हैं। और पूर्वी तटीय मैदान में बाढ़ की बारंबारता के कारण खादर और बांगर प्रकार के जलोढ़ बहुलता से पाए जाते हैं। यहाँ बांगर जलोढ़ मुख्य रूप से मिलता है कहाँ, तो पूर्वी तटीय की बात हो रही है। तीसरा कौन क्षेत्र है, तो जलोढ़ निक्षेप का तीसरा प्रमुख क्षेत्र अंतः पर्वतीय घाटियाँ हैं। तो अंतः पर्वतीय घाटियाँ मतलब यह एक पर्वत दूसरा पर इसके बीच की जो घाटी हो गई वो, जो मुख्यतः हिमाचल प्रदेश या हिमालय प्रदेश कही इसको, और पूर्वोत्तर भारत में अवस्थित है। पूर्वोत्तर भारत में खादर जलोढ़ प्रमुख है। कौन, तो खादर, यानी प्रत्येक वर्ष वहाँ बाढ़ आएगा और बाढ़ के बाद जो क्षेत्र बच जाएगी, यानी जब बाढ़ के पानी जब उतर जाएगा तो वह नया निकला हुआ क्षेत्र, तो वह कौन है, तो खादर क्षेत्र है। जलोढ़ वितरण का चौथा प्रमुख क्षेत्र पठारी भारत में अंतः पठारी घाटी, अंतः पठारी घाटी यानी ऐसा क्षेत्र होगा। यहाँ भी ये इतना पतला न होगा, यह चौड़ा भी तो हो सकता है क्षेत्र। इनके जलोढ़ मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, एक काली जलोढ़ एवं लाल जलोढ़ है। लावा पठारी स्रोत से आने वाली नदियों का जलोढ़ काली जलोढ़ है, यानी जो लावा क्षेत्र से जो नदियाँ आएंगी वो अपने साथ वहाँ के जो पत्थर हैं यानी जो सैल हैं उन्हीं को तो भी खंडित और चूर्ण बना कर लाएगी। तो जैसा जो प्राइमरी रॉक रहेगा उसी तरह का उसका नया उत्पाद होगा। तो काली पठारी से जो मिट्टी से जो पर्वत से जो नदियाँ निकलेंगी तो वहाँ की जो मिट्टी आएगी वो भी काली हो जाएगी। और आर्कियन पठारी स्रोत से आने वाली नदियों का जलोढ़ क्या होगा, तो लाल जलोढ़ है। सामान्यतः जलोढ़ मृदा उपजाऊ है लेकिन इसमें नाइट्रोजन की
कमी होती है तथा ह्यूमस लगभग पर्याप्त मात्रा में होती है, जबकि अन्य पोषक तत्वों के वितरण में असमानता होती है। बांगर में जलगढ़, याद कीजिए बांगर यानी जो नदी का जो पेट है, मुख्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र की बात हो रही है, यहाँ की मिट्टी की बात हो रही है। बांगर में जल ग्रहण क्षमता अधिक है। सबसे कम जल ग्रहण क्षमता लाल जलोढ़ की है। भारत में चावल, गेहूं, जूट जलोढ़ मृदा पर ही आधारित है। काली जलोढ़ में चूना पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जबकि लाल जलोढ़ में चूना अपर्याप्त मात्रा में होता है। क्लियर, तो हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम लोग देखेंगे लाल मिट्टी के बारे में। लाल मृदा यह मुख्यतः आर्कियन पठारी क्षेत्र की विशेषता है। आर्कियन चट्टान यानी यह आर्कियन चट्टान कहाँ से मिलेगा, तो यह धारवाड़ चट्टान संरचना में विकसित हुई है। इस मृदा में लोहे का पर्याप्त अंश होता है। किसका, तो लोहे का, किंतु इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होगी। किसमें, तो लाल मिट्टी में क्या हो, लाल मिट्टी में उसमें लोहा पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी है। इस मृदा का सर्वोत्तम क्षेत्र कौन सा है, तो तमिलनाडु है। लाल मृदा के अन्य क्षेत्र कर्नाटक का पठार, गोवा, रायलसीमा पठार, दंडकारण्य पठार, छत्तीसगढ़ के दुर्ग व बस्तर जिला, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला, उत्तर प्रदेश के झांसी एवं ललितपुर जिला, पूर्वी राजस्थान में अरावली क्षेत्र, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला, केरल के त्रावणकोर पठारी क्षेत्र, झारखंड राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी पठारी क्षेत्र, नागालैंड एवं मेघालय में यत्र तत्र कौन, तो लाल मृदा पाए जाते हैं। इस मृदा में जल वहन क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है। इसकी तो लाल मृदा की बात हो रही है। ह्यूमस भी इसमें पर्याप्त न होती है, लेकिन संसाधनात्मक दृष्टि से प्रथम 2-3 वर्षों में उत्पादकता इसमें अच्छी होती है, लेकिन इसके बाद इसमें तेजी से ह्रास आता है और फिर यह मृदा पठारी भारत में दलहन एवं तिलहन कृषि के लिए बहुत उपयोगी है, यानी यह मोटे अनाज के लिए परफेक्ट है। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस जैसे रासायनिक उर्वरक की मदद से इसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तीसरा आकर देखते हैं अब कौन है, तो काली मृदा। यह मृदा मुख्य रूप से दक्कन लावा पठारी क्षेत्र की विशेषता है। बैसाल्ट प्रदेशों में ऋतु क्षरित यानी ऋतु क्षरित चट्टानी कण काले रंग की मृदा को उत्पन्न करती है। इसमें क्ले, सिल्ट मिश्रित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल वहन क्षमता इसकी अधिक है। किसकी, तो काली मिट्टी की बात हो रही है। ऊपर से यह मृदा सूखी प्रतीत होती है, परंतु अंदर पर्याप्त नमी रहती है। यही कारण है कि शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में भी सिंचाई के बिना इस मृदा में कपास फसल का परंपरागत रूप से उत्पादन किया जा सकता है। इसी कारण इसे कपासीय मृदा, रेगुर मृदा, बहुत सारे इसका नाम है। महाराष्ट्र में इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा में चूना तथा पोटास के पर्याप्त अंश होता है, परंतु ह्यूमस नहीं होती है। इस मृदा पर मुख्यतः कपास तथा गन्ने की खेती होती है या की जाती है, परंतु महाराष्ट्र के किसान इसमें ज्वार जैसी खाद्यान्न फसल भी उत्पन्न कर लेते हैं। नरम मृदा पर प्याज, अंगूर, नारंगी की कृषि सफलतापूर्वक की जाती है। इस मृदा पर मुख्यतः कपास तथा गन्ने की खेती की जाती है। इस मृदा का भौगोलिक वितरण क्षेत्र देखिए, पहला महाराष्ट्र के 2/3 भाग में, दूसरा गुजरात के आधे क्षेत्र में भी इसका विकास है, और आगे देखिए मध्य प्रदेश के मालवा पठार क्षेत्र तथा होशंगाबाद व खंडवा जिला में भी है कौन, तो काली मृदा मिलेगी। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना या आप कहिए कि तेलंगाना राज्य में, कर्नाटक पठार के मध्य बंगलोर से मैसूर के बीच का क्षेत्र, तमिलनाडु कोयम्बतूर मदुरई उच्च भूमि क्षेत्र, ये तमिलनाडु में, झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र तथा मेघालय पठार का यत्र तत्र पर क्या मिलेगा, काली मृदा पाई जाती है। मृदा की गहराई एवं रंग के आधार पर भी इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसका, तो काली। पहला एक है गहरी काली मृदा, यानी इसकी मोटाई अधिक होगा, नाम से ही जाहिर है। इसमें दूसरे मृदा का मिश्रण नहीं होता है। पश्चिमी मध्यवर्ती महाराष्ट्र जैसे पूना अहमदनगर जिला में यह पाई जाती है। और मध्य काली मृदा तो बैसाल्टिक मिश्रण है इसमें, यह कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात एवं मध्यवर्ती महाराष्ट्र में मिलती है। और हल्की काली मृदा यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश एवं पूर्वी महाराष्ट्र में मिलती है। और चौथा कौन सा है, तो लेटराइट मृदा की बात हो रही है। यह मृदा उन्हीं क्षेत्रों में विकसित होगी, कहाँ, जहाँ लेटराइट
चट्टान मिलती है। भारत में इसके 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन, तो पूर्वी घाट के पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र जहाँ केरल के लेटराइट पठार सहित, और क्रिटेशियस काल में निर्मित लेटराइट पठारी क्षेत्र। यह मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में फैली हुई है। लेटराइट चट्टानों के विखंडन के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति उष्ण जलवायु का वह क्षेत्र है जहाँ शुष्क एवं आर्द्र परिस्थितियां वैकल्पिक रूप से कार्य करती हैं। इस मृदा में लोहे और एल्युमिनियम का पर्याप्त अंश होता है, लेकिन नाइट्रोजन, चूना, पोटास, फास्फेट, मैग्नीशियम की कमी होती है। कॉमन क्या मिला कि भारत के किसी भी मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं मिलती, ये कॉमन है। अतः कृषि के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, लेकिन लेटराइट पठारी और पर्वतीय क्षेत्र में अनेक घाटियों की सतह पर लेटराइट जलोढ़ जैसी परिस्थितियां पाई जाती हैं, अर्थात चट्टान विखंडित होकर क्ले का रूप ले लेती है, लेकिन ऑक्सीकृत लोहा छोटे छोटे पिंडों में पाया जाता है। ये इसकी विशेषता है, जो जल के प्रभाव से मटमैला दिखता है, लेकिन वह वस्तुतः ऑक्सीकृत लोहे का अंश होता है। कहीं कहीं दोमट मृदा भी है जो मूंगफली के लिए उपयुक्त है। सूक्ष्म जीव की बहुलता के कारण ह्यूमस का निर्माण तेजी से होता है, परंतु अपक्षालन की तीव्रता के कारण, तो अपक्षालन क्यों होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, के कारण ऊपरी सतह में ह्यूमस की कमी हो जाती है। अतः इस मृदा से में छन्न अनुपात में क्या मिलेगा, तो 4:2:1 के अनुपात में क्या डाला जाए, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास की बात हो रही है कि डालने पर यह उपजाऊ हो जाती है। इस मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र केरल राज्य में है। इस पर बागवानी कृषि होती है। यह NPK, N बराबर क्या होता है, नाइट्रोजन, P बराबर फास्फेट, K बराबर पोटास, याद कीजिए 4:2:1 अनुपात में डालिएगा तो आपका मिट्टी उपजाऊ हो जाएगा। इस मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र केरल राज्य में है। इस पर बागवानी कृषि होती है। यह कर्नाटक, पूर्वी गुजरात, अमरकंटक के पठारी क्षेत्र, झारखंड के पट पठार, याद कीजिए पट पठार या पाट क्षेत्र को कहा जाता है, उड़ीसा के पूर्वी घाट एवं पठारी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु का सलेम जिला, आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला लेटराइट मृदा का प्रमुख क्षेत्र है। और पचमा क्या है, वनीय मृदा की बात हो रही है। तो यह मृदा 1000 से 3500 मीटर की ऊंचाई के बीच हिमालय प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत तथा नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। अपरदन के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ऋतुछड़ी चट्टानी मृदा तीव्र ढाल से खिसककर मंद ढाल के पर्वतीय क्षेत्र में निक्षेपित होती है। तो पर्वतीय मृदा का निर्माण होता है। इसमें क्ले एवं खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब लेटराइट मिट्टी तो हम देख चुके हैं। तो लेटराइट मिट्टी या लेटराइट मृदा कहाँ कहाँ मिलता है, एक बार थोड़ा और दूसरो रिवाइज कर ले। तो यह मुख्य रूप से कर्नाटक, पूर्वी गुजरात, अमरकंटक के पठारी क्षेत्र, झारखंड के पाट क्षेत्र, उड़ीसा के पूर्वी घाट एवं पठारी क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं इसके। तमिलनाडु का सलेम जिला, सलेम बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में आता है क्योंकि यहाँ पर इस्पात फैक्ट्री है, प्लांट है, कहीं फैक्ट्री नहीं। आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला लेटराइट मृदा का क्षेत्र है। लेटराइट क्षेत्र कहाँ पर होगा, जहाँ पर प्रायः वर्षा अधिक होता है। और पचमा है वनीय मृदा। तो यह मृदा 1000 से 3500 मीटर के ऊंचाई के बीच हिमालय प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत तथा नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। अपरदन के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ऋतुछड़ी चट्टानी मृदा तीव्र ढाल से खिसक कर, यानी यहाँ पर ऊंचाई पर है तो तीव्र ढाल वर्षा होगा तो क्या होगा, ये घिसक जाएगी, घिसक कर मंद ढाल के पर्वतीय क्षेत्र में निक्षेपित हो जाती है, यानी फुट हिल्स में निक्षेपित हो जाएगी। तो पर्वतीय मृदा का निर्माण होता है। इसमें क्ले एवं खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इस पर बागवानी कृषि की जाती है। चाय इस मृदा की प्रमुख खेती है। और पूर्वोत्तर भारत में इस मृदा पर अनानास की खेती होती है और सिक्किम में बड़ी इलायची की, और आसाम में क्या, तो चाय। और छठा है लवणीय मृदा। यह मृदा मुख्यतः मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में विकसित होती है। नाम ही है लवणीय। इसे पलाया मृदा भी कहते हैं। पलाया मतलब क्या, मान लेते हैं यह क्षेत्र है, यह पूरा रेगिस्तान है। जब वर्षा का पानी होगा तो चारों तरफ से पानी व नदियों के धाराओं के रूप में कहा, तो इस क्षेत्र में जमा हो जाएगी।
जब गर्मी का सीजन आएगा तो नदियाँ तो सूख गई और धीरे धीरे यह क्षेत्र सिकुड़ता चला जाएगा और अंततः सूख जाएगा। तो यही राजस्थान में इसको पलाया कहा जाता है और इसीलिए इसे पलाया मृदा भी कहते हैं। इसके ऊपरी सतह पर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की बहुलता होती है। यह सर्वाधिक रूप से राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिणी पंजाब तथा दक्षिणी हरियाणा में यह यत्र तत्र पाई जाती है। यह कच्छ के रण में भी पाई जाती है, यानी यह समुद्र तटीय इलाकों में भी पाई जाएगी। यह मरुस्थलीय प्रदेश की अंतः प्रवाह प्रदेश की मृदा है। इसमें क्ले तथा लवण अधिक होते हैं। यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इस भूमि को उर्वरा शक्ति बहुत ही निम्न होती है, लो ग्रेड की भूमि है। और आगे देखिए 7वां है पीठ मृदा। यह भारत के सभी डेल्टाई प्रदेश में पाई जाती है। यह क्ले प्रधान मृदा है, परंतु इसमें लवण तथा जल की मात्रा अधिक होती है। इसमें सूक्ष्म जीवाणु का विकास नहीं हो पाता है, अतः ये फसल के लिए अनुपयुक्त है। यह मुख्य रूप से गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, महानदी डेल्टा, वेनगरी और ब्राह्मणी डेल्टा में पाई जाती है। यानी यह कही तो मुख्य रूप से यह मार्सीलैंड यानी दलदली भूमि का क्षेत्र है, वहाँ की यह मृदा है। और 8वां है मरुस्थलीय मृदा। नाम ही मरुस्थलीय यानी यह शुष्क क्षेत्र में विकसित होगी, जहाँ पर पानी यानी वर्षा नाम मात्र में होती है। यह मृदा शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में, अरावली पर्वत और सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, विशेषतः पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है। कहिए कि थार डेजर्ट जो है उसकी मिट्टी की बात हो रही है। यह मिट्टी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ कच्छ के रण की ओर से उड़कर यहाँ धरातल पर जमा होती है। इसमें खनिज, नमक पाए जाते हैं। इसमें नमी तथा जैविक तत्व कम रहते हैं, किंतु इस मृदा में अगर सिंचाई की जाए तो गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, दलहन, रसदार फल आदि पैदा की जा सकते हैं। तभी तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से आज पंजाब, राजस्थान का श्री गंगानगर तथा बहुत सारे जो जिले हैं आज वो हरे भरे हो गए हैं। अगर वो क्षेत्र उपजाऊ न रहता तो सिंचाई से हो पाता, न हो पाता। अतः इसी तरह क्या पढ़े आज हम लोग भारत में जो मृदा का वर्गीकरण, वो भी किस आधार पर हम लोग देख लिए, तो ज्योग्राफी के आधार पर, यानी मृदा का जो प्रदेश है में वर्गीकरण जो क्वेश्चन था, इस आधार पर हम लोगों ने मृदा का अध्ययन किया। तो अगली बार एक अगले नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।